चाणक्य और चंद्रगुप्त की 44वां एपिसोड। मगध पहुंचकर मालकेतु को जहां ये चिंता सता रही थी कि तक्षशिला के कुलपति का पत्र अमात्य तक ना पहुंचे, वहीं तक्षशिला में गजानन इस बात से चिंतित थे कि कहीं उनका सत्य किसी के सामने ना आ जाए। इसी चिंता में वो अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। तभी वो अचानक से चाणक्य से टकरा गए। चाणक्य पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें और ताड़पत्र लेकर आ रहे थे। अचानक हुई इस टक्कर से उनके हाथों से कुछ पुस्तकें और ताड़पत्र नीचे गिर गए। चाणक्य ने गजानन की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे नीचे गिरी पुस्तकों और ताड़पत्रों को उठाने लगे। तभी गजानन की दृष्टि उनमें से एक खास ताड़पत्र पर पड़ी जिसके ऊपर सांप का निशान बना हुआ था। वो जैसे ही उसे उठाने वाले थे कि उससे पहले चाणक्य ने वो ताड़पत्र उठा लिया और एक तरफ बढ़ चले। उनका ऐसा व्यवहार देख गजानन को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ ना बोलना ही उचित समझा और वो आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी दृष्टि वहां रह गए एक पुस्तक के पृष्ठ पर पड़ी। उन्होंने उस पृष्ठ को उठाया और बड़े ध्यान से देखते हुए बोले, शरीर के भीतर विष प्रवेश करवाने की विधि। आचार्य चाणक्य तमाम तरह के विष और सर्पों से जुड़ी पुस्तक और ताड़पत्रों से क्या करने वाले हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? पता लगाना ही होगा। गजानन के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। इधर मगध में शंभुनाथ मुरा के पुत्र के बारे में पता करने के लिए मगध के कारावास का मुआयना कर रहे थे। आखिरकार वो मुरा के रिश्तेदार कैदी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए। मुरा का रिश्तेदार शांति से बैठकर भोजन कर रहा था। शंभुनाथ उस कैदी के पास गए और बोले, तुम ही मुरा के रिश्तेदार हो ना? उस कैदी ने अपने सामने एक मंत्री को देखा तो घबरा गया। उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मंत्री जी? शंभुनाथ थोड़ा कड़क स्वर में बोले, तुम मुरा के पुत्र के बारे में क्या जानते हो? एक मंत्री को मुरा के पुत्र के बारे में पूछताछ करते देख वो और अधिक घबरा गया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, क्षमा कर दीजिए मंत्री जी, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। शंभुनाथ धीरे से बोले, मैं अतीत की बात नहीं कर रहा। मुझे यह जानना है कि मुरा का पुत्र अभी किसके पास है, कहां है वो? अगर तुम मुझसे सच कहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस कैद खाने से आजाद करा दूं। उस कैदी ने निराशा भरे स्वर में कहा, मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं मंत्री जी। मुरा के पुत्र को बेचने का कार्य मेरी पत्नी ने किया है। मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शंभुनाथ थोड़ा क्रोधित होते हुए बोले, कुछ तो जानते होगे कि तुम्हारी पत्नी ने उसे कहां और किसके पास भेजा? वो कैदी क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम मंत्री जी। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो अवश्य आपको बता देता। आप मेरी पत्नी से पूछिए, वो आपको सब बता देगी। शंभुनाथ ने उसकी आंखों में झांका तो लगा कि वो सत्य कह रहा है, इसलिए आगे उससे कुछ ना पूछते हुए वो वहां से निराश होकर वापस लौट गए। जहां मगध में शंभुनाथ चंद्रगुप्त का पता लगाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, वहीं चंद्रगुप्त तक्षशिला में सुकन्या को ढूंढ रहा था। चंद्रगुप्त सुकन्या को ढूंढते हुए सेवक आवास में उसके कक्ष तक आ पहुंचा। सुकन्या उदास सी चारपाई पर बैठी थी। उसका ध्यान खूंटी पर टंगी एक पोटली पर था। चंद्रगुप्त सुकन्या के नजदीक आया तो उसका ध्यान सुकन्या के गालों पर गया, जिन पर थोड़ी नमी प्रतीत हो रही थी। चंद्रगुप्त ने उससे पूछा, तुम यहां बैठकर आंसू बहा रही थी, है ना? चंद्रगुप्त की आवाज सुनकर सुकन्या का ध्यान टूटा। वो बोली, आंसू नहीं बहा रही थी, बल्कि हृदय के दर्द को हल्का कर रही थी। चंद्रगुप्त बोला, मां बाबा की याद आ रही है? सुकन्या उस पोटली की तरफ देखती हुई बोली, हाँ, चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पा रही। वो तो मेरे शरीर के रोम रोम में बसे हैं। तुम्हें ज्ञात है, ये पोटली जो इस दीवार पर टंगी है मेरे बाबा ने ही दी थी। उन्होंने देते हुए कहा था, पुत्री, इस पोटली में सुख और दुख के उस हिस्से को जमा करना जब तुम्हारा सुख और दुख बांटने वाला कोई ना हो। तुम्हें पता है, आज तक ये पोटली खाली है। बोलते हुए उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी।
सुकन्या आगे बोली, मैंने जब भी इस पोटली को भरना चाहा, तभी कोई ना कोई मेरे सुख दुख को बांटने वाला मेरे साथ खड़ा रहा। आज भी तुम मेरे साथ हो। चंद्रगुप्त ने भावुक होते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी ये पोटली कभी भरने ना दूं, क्योंकि दुखों से भरी पोटली को ढोना बहुत कठिन हो जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुमने कम से कम अपने माँ बाबा के साथ एक लंबा समय गुजारा है। लेकिन मैं तो उनके प्यार से हमेशा से वंचित ही रहा। जब भी किसी को अपने माँ बाबा के साथ खेलता देखता हूं तो मन में जो खालीपन भर जाता है, उसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। सुकन्या चंद्रगुप्त के गाल पर छलका एक बूंद आंसू को पोंछती हुई बोली, हम दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं। आज से ये पोटली तुम्हारी भी हुई। ना कभी तुम इसे भरने देना और ना मैं कभी भरने दूंगी, ठीक है? चंद्रगुप्त ने हामी भरी और सुकन्या बोली, तुम यहां आए थे, कोई कार्य? चंद्रगुप्त बोला, हां, आचार्य चाणक्य ने तुम्हें बुलाया है। सुकन्या बोली, मैं तो स्वयं उनसे मिलने जा रही थी। उनसे पूछना है कि मैं आगे अब क्या करूं। मुझे जीवन में अब तुम्हारी तरह किसी बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना है। चंद्रगुप्त बोला, क्यों नहीं, तुम जाओ। मुझे अभी तलवारबाजी की कक्षा के लिए जाना है। हम शाम को मिलेंगे। सुकन्या ने हामी भरी। चंद्रगुप्त उसके कक्ष से बाहर निकल आया और खुद से बोला, माता पिता के बिना जीवन कितना खाली होता है। क्या मेरे मां बाबा भी इस धरती पर कहीं जीवित होंगे? तक्षशिला में चंद्रगुप्त अपनी मां के बारे में सोच रहा था और मगध में मुरा चंद्रगुप्त के बारे में। मुरा हाथ में एक थाल पकड़े रसोई घर की तरफ जा रही थी। वो मन में सोच रही थी, आज मंत्री जी मेरे रिश्तेदार से अवश्य मिले होंगे। मंत्री जी को देखकर उसने उन्हें डर के कारण अवश्य ही मेरे पुत्र के बारे में बता दिया होगा। अब बहुत जल्द मेरा पुत्र मेरे पास होगा। मुरा मनी मन खुश हो रही थी। इधर सामने से मालकेतु अमात्य से मिलने उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि मुरा अपने रास्ते पे सही चल रही थी, लेकिन मालकेतु किसी आवारा पशु की तरह बढ़ रहा था। उसका ध्यान मुरा पे नहीं गया और वो उससे टकरा गया। मुरा के हाथ से थाल छूट गया और वो वहीं गिर पड़ी। मालकेतु चिल्लाया, देख कर नहीं चल सकती मूर्ख दासी, अंधी हो क्या? मुरा जैसे ही गिरी, उसके चेहरे से पल्लू नीचे सरक गया। मुरा पर चिल्लाते हुए मालकेतु का ध्यान मुरा के चेहरे पर गया और उसने चिल्लाना बंद कर दिया और ध्यान से मुरा को देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसकी शक्ल वाले किसी व्यक्ति को देखा है। मुरा ने तब तक अपने सिर पर पल्लू डाल लिया और जल्दी से थाल उठा वहां से निकल गई। मालकेतु उसे जाते देखता रहा और अचानक ही उसे चंद्रगुप्त का चेहरा याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, इस दासी का चेहरा तो चंद्रगुप्त से मेल खाता है, कहीं ये उसकी मां तो नहीं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे ये बात अमात्य को बतानी होगी। वो अमात्य के कक्ष की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। वो बड़बड़ाते हुए बोला, अगर मैंने बिना किसी प्रमाण के अमात्य को यह बात बताई तो वो मेरी जीभ खिंचवा देंगे। मुझे पहले अपनी बात को साबित करने के लिए प्रमाण ढूंढना होगा। मालकेतु ने अमात्य को कुछ न बताने में अपनी भलाई समझी और चुपचाप वहां से निकल गया। इधर मुरा ने रसोई में प्रवेश किया, जहां विशाखा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुरा को देख वो बोली, दीदी इस समय क्या बनाने वाली हो? मुरा बोली, रात्रि के भोजन के बाद मीठे में खाने के लिए कुछ लड्डू, बस। मुरा रसोई कक्ष में लड्डू बनाकर तैयार कर रही थी और विशाखा उसका साथ दे रही थी। मुरा काम में मग्न थी, वहीं विशाखा को उससे सच उगलवाना था। उसने बात छेड़ते हुए कहा, अच्छा दीदी आप यहां कैसे आई? कोई आपको लाया था या फिर बंदी? बोलते हुए विशाखा रुकी तो मुरा हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कोई बंदी नहीं थी यहां, मैं तो यहां। मुरा ये बताना चाहती थी कि वो तो स्वयं यहां आई थी ताकि कुछ धन कमा अपने पुत्र के साथ कहीं दूर चली जाए, लेकिन फिर रुकी और मन ही मन बोली, अगर मैंने अपना सत्य इसके सामने जाहिर किया
तो क्या पता इसे मुझ पर शक हो जाए। अभी इसे मैं जानती ही कितना हूं, कल ही तो आई है, इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। मुरा को सोचते देखकर विशाखा ने तुरंत कहा, क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगी? मुरा बात पलटते हुए बोली, मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैं यहां आई थी। ऐसा समझो कि मुझे यहां मेरी विषम परिस्थितियों ने लापटका था। मुरा को बात पलटता देख विशाखा को अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा आया। फिर भी वो प्यार से बोली, ऐसी भी क्या परिस्थिति दीदी जो आप यहां अकेली रह रही हो? आपका परिवार कहां है? यह सुनते ही मुरा का मन थोड़ा उदास हो गया। वो बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेली हूं। कहते कहते मुरा की आंखें नम हो गई। अकेली? पर कोई तो होगा। मुरा बात पलटते हुए बोली, समय कम है, काम ज्यादा, जल्दी से हाथ बटाओ, वरना महारानी के क्रोध का तो तुम्हें पता ही है। विशाखा ने मन ही मन कहा, बहुत टेढ़ी खीर है ये औरत, इतनी आसानी से सच नहीं उगलेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो गुस्से में वहां रखे चाकू से सूखे मेवे काटने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुरा पे ही था, जो ध्यान से अपना काम कर रही थी। लेकिन उसकी आंखें बयान कर रही थी कि विशाखा के प्रश्नों ने उसके भीतर के जख्म को कुरेद कर रख दिया है। यह बात विशाखा भी समझ चुकी थी। तभी अचानक चाकू उसकी उंगली में लगा और उसके मुंह से आह की आवाज निकल पड़ी। उसके हाथ से खून बहने लगा। मुरा ने आवाज सुनकर देखा और तुरंत घबराते हुए कहा, यह कैसे हुआ बहन? मैं अभी औषधि लाती हूं। मुरा की आंखों में विशाखा के प्रति चिंता देखी जा सकती थी। मुरा ने कुछ बूटी को पत्थर से पीसा और विशाखा के हाथ पर लगाने लगी। विशाखा दर्द में थी। वो बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए ये हुआ, अब ये काम कौन करेगा? मुरा बोली, काम मैं कर लूंगी, पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, कितना दर्द हो रहा होगा। मुरा को अपनी इस तरह से चिंता करते देख विशाखा बनी ही मन बोली, इस दर्द ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया कि तुमसे तुम्हारा सत्य कैसे उगलवाना है। विशाखा की उंगली भले ही कट गई थी, लेकिन मुरा की कमजोर नब्ज पकड़ वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। इधर राजहंस चाणक्य और कुलपति का पत्र लेकर मगध पहुंच चुका था। वो राजमहल के पास घोड़े से उतरा और अमात्य से मिलने उनके कार्यालय की तरफ बढ़ा। उसने द्वार पे खड़े सैनिकों को बताया कि उसे तक्षशिला के कुलपति ने भेजा है और उसे अमात्य को बेहद जरूरी संदेश दे रहा है। सैनिक ने राजहंस को अमात्य के कार्यालय में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं अमात्य को लेने चला गया। इसी बीच मालकेतु भी मुरा को ढूंढते हुए जब राजमहल के बाहर पहुंचा तो उसे राजहंस का घोड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही मालकेतु समझ गया कि तक्षशिला का कोई सेवक संदेश लेकर पहुंच चुका है। उसके प्राण सूख गए। उसने मन में सोचा, इससे पहले वो संदेश अमात्य को मिले, मुझे उस सेवक तक पहुंचना होगा। वो दौड़कर अमात्य के कार्यालय की ओर भागा। दूसरी तरफ अमात्य भी एक सैनिक के साथ अपने कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। राजहंस बैठा अमात्य की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसी समय मालकेतु दौड़ते हुए वहां पहुंच गया और हाँफते हुए राजहंस के सामने अपने हाथ फैला दिए। राजहंस ने आश्चर्य से कहा, मालकेतु तुम? मालकेतु ने उसकी बात अनसुना करते हुए हाँफते हुए पूछा, तुम्हारे हाथ में यह ताड़पत्र किस बारे में है? राजहंस ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या नहीं, कुलपति महोदय ने मुझे महामंत्री अमात्य को देने के लिए कहा और मैं बस यहां आ गया। मालकेतु बोला, हम तो मित्र हैं ना, क्या तुम मुझे देखने नहीं दोगे? राजहंस बोला, मित्रता अपनी जगह और गुरुकुल का कार्य अपनी जगह पर है। मैं गुरुकुल से गद्दारी नहीं करना चाहता। यह पत्र मैं महामंत्री जी को ही दूंगा। मालकेतु ने अपनी दाल न गलती देख मौका पाकर राजहंस के हाथ से वो ताड़पत्र छीन लिया और तेजी से बगल में चलती हुई मशाल की तरफ बढ़ा। वो पत्र मशाल की अग्नि में प्रवेश करता उससे पहले ही किसी ने मालकेतु का हाथ पकड़ लिया। मालकेतु ने पलट कर देखा तो अमात्य सामने खड़े थे। उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे। अमात्य की आंखों में क्रोध उतर आया था। उन्होंने मालकेतु के हाथ से ताड़पत्र छीन लिया और बिना कुछ बोले खोल कर पढ़ने लगे। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने राजहंस से कहा, तुम यहीं हमारी प्रतीक्षा करो, मुझे मालकेतु से कुछ बातें करनी है। मालकेतु और अमात्य कक्ष के अंदर चले गए। कक्ष के अंदर पहुंचते ही अमात्य ने मालकेतु को जोर का थप्पड़ लगाया। तड़ाक की आवाज से पूरा कक्ष गूंज उठा।
बाहर खड़े राजहंस को भी थप्पड़ की गूंज साफ सुनाई दी। राजहंस के चेहरे पे मुस्कान छा गई। इधर राजहंस इस बात से अनजान था कि इस पूरे घटनाक्रम पे श्वेत बाहु की नजर भी थी। मगध में तो मालकेतु पे संकट आ चुका था, वहीं तक्षशिला में सुकन्या आने वाले संकट से अनजान चाणक्य से मिलने उनके कक्ष में पहुंची। सुकन्या आचार्य को प्रणाम करते हुए बोली, आचार्य, आपने मुझे बुलाया? चाणक्य बोले, हां पुत्री, मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने अब क्या सोचा है, जीवन में आगे क्या करना चाहती हो? सुकन्या बोली, आचार्य, मैं चंद्र की तरह अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्रहित में समर्पित करना चाहती हूं। मैं अब अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य साधना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर चाणक्य के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो बोले, यदि ऐसा है तो मैंने तुम्हारे लिए एक लक्ष्य ढूंढ लिया है, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति से पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। जब वो परीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। सुकन्या बोली, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? कहिए आचार्य, मुझे किस प्रकार की परीक्षा देनी है? चाणक्य बोले, उस परीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम इस परीक्षा और अपने लक्ष्य का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी, यहां तक कि चंद्रगुप्त से भी नहीं। सुकन्या यह सुनकर हैरान रह गई। वो बोली, लेकिन आचार्य, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, और उसके लिए तैयारी इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि स्वयं की परछाई को भी अगले कदम का पता न चले। सुकन्या ध्यान से चाणक्य की बातें सुन रही थी। चाणक्य गंभीर होकर बोले, एक बात और, तुम जिस परीक्षा को देने जा रही हो वो एक अग्निपथ है, जिसमें एक बार तुमने कदम आगे बढ़ा लिए तो फिर तुम अपने कदम पीछे नहीं खींच सकती। इसलिए यदि तुम्हें वापस लौटना है तो तुम यहीं से जा सकती हो। सुकन्या कुछ सोचकर बोली, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। लक्ष्यहीन जीवन जीने से अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये राष्ट्र मुझे हमेशा याद रखे। मैं चंद्रगुप्त तो क्या, कभी किसी के भी सामने अपने लक्ष्य की बात आने नहीं दूंगी। सुकन्या के चेहरे पे दृढ़ संकल्प था। चाणक्य बोले, अब तुम परीक्षा के लिए तैयार हो चुकी हो। वो उसके नजदीक गए और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा और तेजी से एक सुई उसके गले में चुभो दी। सुकन्या बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा होने जा रही थी सुकन्या की, जिसका भेद आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को भी नहीं जानने देना चाहते थे? क्या होगी विशाखा की अगली चाल? मालकेतु का सच जानकर क्या करेंगे अमात्य? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।